नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फल परिरक्षण अध्याय 11 कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं बिल्कुल ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किए गए हैं। जैसा कि ब्लू प्रिंट में दे रखा है कि इस चैप्टर से 1 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी आधार पर ये प्रश्न जो हैं सारे तैयार किए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और ये सारे प्रश्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियां बिना उपयोग खराब हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 25 से 30%। दूसरा प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर है 2%। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला कब व कहाँ स्थापित की गई? तो अगर हम प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला की बात करें तो वर्ष 1920 में मुंबई में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, फल उत्पाद आदेश FPO कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1955 में। अगला प्रश्न है, नमक की कितने प्रतिशत मात्रा का उपयोग परिरक्षण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 15 से 20%। अगला प्रश्न है, शर्करा की कितने प्रतिशत मात्रा परिरक्षण का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है 65 से 70%। अपने 6 प्रश्न हो गए। 6 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आगे हम बात करते हैं अगले और 7वें प्रश्न की। तो अपना 7वां जो प्रश्न है वह है, पेय पदार्थों में परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेय पदार्थ यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं अपनी, तो उनमें हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग या CO2 का उपयोग। अगला प्रश्न है, कौन सी विकिरणों का उपयोग परिरक्षण में किया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर है गामा विकिरण। जो गामा किरणें होती हैं उनका उपयोग फल परिरक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैम या फलफाक का TSS कितना होता है? या TSS का अर्थ है कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा। तो जैम में कितनी होती है? 68%। अगला प्रश्न है, सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत होता है? सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर है 2%। आगे हम बात करें, फलों में पेक्टिन का परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जेलीमीटर के द्वारा। फलों में जो पेक्टिन का परीक्षण करते हैं वो हम जेलीमीटर के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर की सॉस में परिरक्षण हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। अगर हम रंगीन फलों की बात करें तो भी सोडियम बेंजोएट, और अगर टमाटर की सॉस की बात करें तो भी इसका उपयोग होता है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है। आगे हम बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां जो अपना प्रश्न है वह है, फलों के डिब्बों को कितने तापमान पर संसाधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। जो डिब्बाबंदी करते हैं तो डिब्बों को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, डिब्बाबंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट को डिब्बाबंदी का जनक कहते हैं, इसलिए इस क्रिया को एपर्टाइजिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तेल द्वारा कौन से पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अचार। यानी जो अचारों का परिरक्षण किया जाता है वो सबसे ज़्यादा तेल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। आगे हम बात करें, फलों के रस, गूदा, चीनी एवं खटास को उचित अनुपात में मिलाकर तैयार पेय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर है फल पानक या स्क्वेश। यानी फलों का रस, गूदा, चीनी और खटास, इनको मिलाकर के कौन सा उत्पाद तैयार किया जाता है? फल पानक या स्क्वेश तैयार किया जाता है। अगला है, जेली के न जमने का कारण है?
जेली के न जमने का कारण है, तो इसका जो कारण होता है वो होता है अधिक शक्कर या खटास की कमी। या तो क्या हो, शक्कर की मात्रा अधिक हो, या फिर क्या हो, उसमें खटास या जो पेक्टिन है उसकी कमी हो। ये एक एक नंबर वाले प्रश्न हो गए जो इस पार्ट में से बन सकते हैं। आगे हम महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें, टीएसएस, वो यहाँ से आपको कोई से भी टीएसएस पूछ सकता है। जैसे हम जैम के टीएसएस की बात करें कितना होता है, 68% होता है। जेली की बात करें कितना होता है, 65% होता है। सॉस की बात करें कितना होता है, 15 से 16% होता है। मुरब्बा की बात करें कितना होता है, 68% होता है। ऐसे अगर हम केचप की बात करें कितना होता है, 25% होता है। तो ये 5 टीएसएस आपकी किताब में दे रखे हैं और ये पाँचों में से कोई सा भी एक आपको 100% पूछा जाएगा। आगे अगर हम बात करें फलों का अंश, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम जैम में बात करें तो 45% फलों का भाग होता है। जेली में बात करें तो 45% फलों का भाग होता है। इसी तरह से अगर हम पानक की बात करें, जो फल पानक होता है उसमें 25% फलों का अंश होता है। मुरब्बा की बात करें तो 55% फलों का अंश होता है। तो ये प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। आगे हम बात करें 3 नंबर वाले प्रश्नों पर, और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो प्रश्न है जैम व जेली में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जैम व जेली में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर हम जैम और जेली की बात करें तो नंबर फर्स्ट जो जैम है वो गूदेदार फलों से तैयार किया जाता है, और जो जेली है वो पेक्टिन युक्त फलों से तैयार की जाती है। अगर हम जैम की बात करें तो इसका टीएसएस 68 होता है, जेली का टीएसएस 65 होता है। अगर हम जैम में बात करें तो इसमें 0.5% अम्लता होती है और जेली में 1% अम्लता होती है। ऐसे ही अगर हम जैम की बात करें तो ये पारदर्शी नहीं होता है और जेली पारदर्शी होती है। अगर हम जैम की बात करें तो सेब, आम, पपीता, अंगूर आदि फलों से तैयार किया जाता है, और अगर हम जेली की बात करें तो अमरूद, करौंदा, जामुन आदि फलों से तैयार की जाती है। ये मुख्य अंतर हो गया जैम और जेली में, और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला और दूसरा प्रश्न है, परिरक्षण किसे कहते हैं, परिरक्षण की वर्तमान स्थिति एवं महत्व लिखिए। इस चैप्टर को, इस जो क्वेश्चन को आप अगर किताब और संजीव पासबुक्स में पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा आपको ये मिलता है, लेकिन मैंने यह काफ़ी शॉर्ट इसको किया है जो आप याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर हम परिरक्षण की बात करें तो परिरक्षण क्या है, खाद्य पदार्थों के मौलिक रूप को परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित रखकर लंबे समय तक बिना विकृति के सुरक्षित रखना परिरक्षण कहलाता है। अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आप सीधी सीधी अपनी भाषा में लिख सकते हो कि खाद्य पदार्थों को बिना खराब हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखना परिरक्षण कहलाता है। अगर आपको ये परिभाषा याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। आगे हम बात करें परिरक्षण की वर्तमान स्थिति। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में भारत में केवल 2 से 3% फल एवं सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है, तथा 25 से 30% फल एवं सब्जियां बिना उपयोग किए खराब हो जाते हैं। ये क्या होगी, ये इसकी वर्तमान स्थिति होगी। आगे हम बात करें परिरक्षण का महत्व, तो परिरक्षण का महत्व निम्न क्षेत्रों में है। एक तो इससे संतुलित आहार की प्राप्ति होती है, दूसरा विपरीत मौसम में फल एवं सब्जी उपलब्धता हो जाती है, तीसरा रोजगार की उपलब्धता होती है, चौथा औद्योगिक महत्व है इनका, पांचवा आर्थिक महत्व भी है फल और सब्जियों का। आगे इसों से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। तो ये क्या हो गया, परिरक्षण हो गया, परिरक्षण की वर्तमान स्थिति हो गई और परिरक्षण का महत्व हो गया। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है, फल परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं समझाइए। फल परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं समझाइए। तो अगर हम फल परिरक्षण की विधियों की बात करें तो फल परिरक्षण की विधियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले अस्थायी परिरक्षण, यानी इस विधि में फल एवं सब्जियों को कम समय के लिए परिरक्षित करके रखा जाता है, जैसे फलों की सफाई करना, वायु निष्कासन, निम्न ताप पर रखना और मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग। दूसरी है स्थायी परिरक्षण, यानी इस विधि में फल एवं सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जाता है। लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। दोनों विधियों में अंतर क्या है, अस्थायी विधि में कम समय के लिए रखेंगे और स्थायी विधि में लंबे समय के लिए रखेंगे। अब स्थायी विधि में कौन कौन सी आती है, एक आता है तुम्हारा निर्जलीकरण, यानी फल एवं सब्जियों को जल रहित करना या सुखाना। दूसरा आता है निर्जमीकरण, फल एवं सब्जियों को सूक्ष्म जीव रहित करना। तीसरा आता है विकिरण, यानी गामा विकिरणों का उपयोग।
चौथा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पेय पदार्थों का परीक्षण किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। पांचवा होता है परिरक्षक पदार्थ, जैसे सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। और एक छठवां है तुम्हारा किण्वन, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और निर्मित पदार्थ क्या करते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं। तो ये हो गई परिरक्षण की विधियाँ। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, डिब्बाबंदी किसे कहते हैं, इसकी विधि को समझाइए। डिब्बाबंदी किसे कहते हैं, इसकी विधि को समझिए। तो डिब्बाबंदी का अर्थ क्या है? डिब्बाबंदी यानी डिब्बों में बंद करना। तो क्या है? फल एवं सब्जियों को भविष्य में उपयोग हेतु डिब्बों में सुरक्षित रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। डिब्बाबंदी की निम्न विधियाँ हैं या निम्न चरण होते हैं। जैसे फल एवं सब्जियों का चुनाव, सबसे पहले क्या करेंगे, ताज़ा स्वस्थ और पके हुए फलों का चुनाव करते हैं और इसके लिए फल अधिक पके हुए नहीं होने चाहिए। फिर क्या करते हैं, फलों की सफाई। सफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले फलों को सादा पानी से धोएंगे, इसके पश्चात गर्म पानी से धोएंगे। फलों की तैयारी कैसे करेंगे? सफाई किए गए फलों के ऊपरी एवं आंतरिक कठोर भाग को अलग कर देते हैं तथा फलों को 3-4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। आगे हम बात करें स्वेतन या ब्लांचिंग। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, अलग से भी प्रश्न पूछ लेता है, स्वेतन या ब्लांचिंग क्या है। तो तैयार किए गए फलों को पानी में गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वेतन कहलाती है। ऐसा करने से फलों का रंग एवं स्वाद यथावत रहता है। ये क्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि फलों का जो रंग है और वो स्वाद है वो जैसे का वैसा ही बना रहता है। अगली क्रिया फिर क्या होती है? डिब्बों में भरना। और डिब्बों में भरते समय क्या मिलाते हैं अपन? शर्करा मिलाते हैं। फिर इसके बाद डिब्बों को बंद करना और इसके बाद फिर संसाधन। तो ये डिब्बाबंदी के पूरे चरण हो गए। आगे हम बात करें अगला और अपना अंतिम प्रश्न जो है वो है जेली क्या है, उत्तम जेली के गुणधर्म एवं बनाते समय आने वाली कठिनाइयाँ लिखिए। अब जेली क्या है? सबसे पहले पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी के साथ पकाकर तैयार किया गया पदार्थ जेली या अवलेह कहलाता है। अगर हम जेली के उत्तम गुणधर्म या गुणों की बात करें तो गुण क्या होते हैं? उत्तम जेली चमकदार होती है, उत्तम जेली पारदर्शी होती है, उत्तम जेली को जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेती है और काटने पर समतल सतह से कट जाती है। ये उत्तम जेली के गुणधर्म हो गई। आगे हम इसी तरह से बात करें उत्तम जेली बनाते समय कठिनाइयाँ, यानी जेली बनाते समय क्या क्या हमें समस्याएं आती हैं। तो एक समस्या तो आती है जेली का न जमना है, कभी कभी जेली जमती नहीं है। जेली का रोना है, जेली में ऊपर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। जेली का अपारदर्शी होना, यानी जेली बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई नहीं देती। चौथा है तुम्हारा जेली का रवेदार होना। ये चार क्या है? जेली बनाते समय समस्याएं हैं। तो ये हो गए अपने एग्रीकल्चर के अध्याय 11 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मैंने बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर ये जो प्रश्नोत्तर वो तैयार किए हैं, आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के लिए शेयर करना। थैंक यू।